दोस्तों, मैं प्रोफेसर सतीश प्रकाश एस शुक्ल, शिक्षा शास्त्र भवन, गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद से आपका यूट्यूब की इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक्सेल के द्वारा आवृत्ति वितरण की रचना कैसे करें उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम एक्सेल की एक शीट ओपन करेंगे। यहाँ पर एक्सेल की शीट ओपन कर दी गई है। इस शीट के अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं, सेल नंबर A1 से लेकर सेल नंबर A50 तक डेटा दाखिल किए गए हैं, यानी कुल 50 प्राप्तांक हमारे डेटा में है। डेटा A1 से A50 तक डाले गए हैं। इसका मतलब कि हमारी डेटा रेंज एक्सेल के संदर्भ में A1 से A50 है। इन सारे प्राप्तांकों के लिए हमें आवृत्ति वितरण बनाना है। उसके लिए सबसे पहले हम प्रसार ढूंढेंगे। डेटा का प्रसार ढूंढने के लिए हमें अधिकतम प्राप्तांक ढूंढना पड़ेगा। अधिकतम प्राप्तांक ढूंढने के लिए एक्सेल में विशेष फंक्शन है और वो फंक्शन शुरू होता है बराबर के चिन्ह से। उसके बाद लिखा जाता है MAX यानी मैक्सिमम। उसके बाद कोष्टक के अंदर डेटा रेंज लिखी जाती और हमारी डेटा रेंज है A1 से A50। तो A1 के बाद में कॉलन लिखेंगे, कॉलन के बाद A50 लिखेंगे। इसका मतलब हुआ कि हमारी डेटा रेंज A1 से A50 है। उसके बाद कोष्टक बंद करके एंटर की दबाएंगे और हमें अधिकतम प्राप्तांक का मूल्य मिलेगा। उसके बाद हम न्यूनतम प्राप्तांक ढूंढेंगे। न्यूनतम प्राप्तांक के लिए भी एक स्पेशल फंक्शन है, विशिष्ट फंक्शन है एक्सेल में, और वो शुरू होता है बराबर के चिन्ह से। उसके बाद लिखा जाता है MIN का मतलब मिनिमम। उसके बाद डेटा रेंज हमारी है A1 से A50 तक। डेटा रेंज लिखने के बाद कोष्टक बंद करके एंटर की दबाएंगे। उसके बाद जैसा कि आगे कहा गया कि प्रसार का माप ढूंढेंगे। प्रसार ढूंढने के लिए सांख्यिकी में सूत्र XH माइनस XL, XH यानी अधिकतम प्राप्तांक और XL का मतलब होता है न्यूनतम प्राप्तांक। हम XH में से XL घटाएंगे। उसके लिए हम सूत्र लिखेंगे जिसकी शुरुआत बराबर के चिन्ह से करेंगे। और जैसा कि हमने XH ढूंढा है D2 में, तो यहाँ पे D2 लिखेंगे, क्योंकि एक्सेल का D1 में ढूंढा है इसलिए यहाँ पे D1 लिखेंगे। क्योंकि एक्सेल का नियम है कि एक बार जो परिणाम प्राप्त कर लिया गया है एक्सेल के किसी सूत्र या फंक्शन का उपयोग करने के बाद उसी परिणाम का फिर से उपयोग करना हो कहीं और, तो परिणाम लिखने के बजाय जिस सेल में वो परिणाम प्राप्त किया गया उस सेल का एड्रेस लिखा जाता है। और जैसा कि हम देख रहे हैं, अधिकतम प्राप्तांक का मूल्य हमने D1 में प्राप्त किया, इसलिए XH की जगह पे, अधिकतम प्राप्तांक की जगह पे यहाँ D1 लिखेंगे। उसमें से हम घटाएंगे D2, क्योंकि न्यूनतम प्राप्तांक का मूल्य प्राप्त किया गया है D2 में। इस प्रकार हमें मिलेगा प्रसार 9। और एक आवृत्ति वितरण सामान्य रूप से बनाते समय नियम है कि यदि प्रसार अंक 15 या 15 से कम हो तो आवृत्ति वितरण बनाते समय वर्गों का उपयोग नहीं किया जाता, क्लासेस का उपयोग नहीं किया जाता। सिर्फ प्राप्तांक, आवृत्ति वितरण में सिर्फ प्राप्तांक रखे जाते हैं और हर एक प्राप्तांक की आवृत्तियां लिखी जाती हैं। तो हम आवृत्ति वितरण के लिए 2 कॉलम यहाँ पे पसंद कर रहे हैं, वो कॉलम नंबर F और कॉलम नंबर G। कॉलम F में हम प्राप्तांक लिखेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे X, और कॉलम G के लिए हम शीर्षक देंगे आवृत्तियां। यहाँ पर आवृत्तियां लिखी जाएंगी। जैसा कि हमारा प्रसार 9 है इसका, और न्यूनतम प्राप्तांक 1 है और अधिकतम प्राप्तांक 10 है, इसलिए इसका मतलब ये है कि हमारे डेटा में 1 से लेकर 10 तक के प्राप्तांकों का उपयोग किया गया है और इन सभी प्राप्तांकों के लिए हमें आवृत्तियां ढूंढनी है।
इसलिए x के नीचे ये सारे प्राप्तांक लिख लेंगे एक एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उसके बाद हम इन सब की आवृत्तियाँ ढूंढेंगे। आवृत्तियाँ ढूंढने के लिए जिस फंक्शन का उपयोग किया जाता है उस फंक्शन की कुछ विशेषताएं हैं। उसमें से पहली विशेषता है कि जितने भी सेल्स में आवृत्तियाँ लिखनी हो उन सबको पहले सिलेक्ट कर दिया जाए। हमें हर एक प्राप्तांक की आवृत्तियाँ उसके बगल वाले सेल्स में लिखनी है। प्राप्तांक हमारे F2 से लेकर F11 तक हैं, इसलिए आवृत्तियाँ आएंगी G2 से लेकर G11 तक। तो आवृत्तियों के लिए जो फंक्शन है उसके अनुसार जिन सेल्स में आवृत्तियाँ लिखनी है उन सबको सिलेक्ट करना है। वो हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद सीधे ही हम सिर्फ इक्वल साइन बराबर का चिन्ह दबाएंगे कुंजी पटल पर, और जैसे ही हम वो चिन्ह दबाएंगे वैसे ही वो जितने भी सेल सिलेक्ट किए गए हैं उसमें जो पहला सेल है उसमें एंटर होगा। हम देख रहे हैं कि हमने G2 से G11 तक सिलेक्ट किया था। बराबर चिन्ह दबाते ही वो G2 में आ गया है। उसके बाद हमें लिखना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी लिखने के बाद कोष्टक शुरू करेंगे। उसके बाद डेटा रेंज, हमारी डेटा रेंज है A1 से लेकर A50 तक। डेटा रेंज लिखने के बाद कॉमा लिखा जाएगा और कॉमा के बाद बिन्स एरे यानी हमने जितने भी सेल्स में प्राप्तांक लिखे हैं उसकी रेंज। हमने प्राप्तांक लिखे हैं F2 से लेकर F11 तक, यानी F2 से F11 जो प्राप्तांक लिखे गए हैं उसकी रेंज है। वो रेंज यहाँ पर लिखी जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे F2 to F11। लिखने के बाद कोष्टक बंद कर देंगे। आवृत्तियाँ गिनने के लिए जो ये फंक्शन एक्सेल का है उसकी दूसरी विशेषता ये है कि इस फंक्शन का अमल करने के लिए सिर्फ एंटर की दबाना काफ़ी नहीं है। इसका अमल करने के लिए 3 की एक साथ दबाई जाती हैं और वो 3 की हैं, अच्छी तरह से याद कर लेना, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। और उसके लिए सबसे पहले कंट्रोल और शिफ्ट को दबाकर पकड़ा जाता है, पकड़ के रखा जाता है। उसके बाद एंटर की दबाई जाती है। मैं यहाँ पे कंट्रोल और शिफ्ट दबा दिया हूँ। अब मैं एंटर की दबाऊंगा। जैसे ही मैं एंटर की दबाऊंगा वैसे ही देखिए स्क्रीन पर क्या हो रहा है। कंट्रोल शिफ्ट दबाकर पकड़ रखा मैंने, उसके बाद एंटर की दबाई तो G2 से लेकर G11 तक हर एक प्राप्तांक की आवृत्तियाँ आ गई। इसके अनुसार हम देखें तो प्राप्तांक 1 की आवृत्ति 4 है, 2 की आवृत्ति 5 है, 3 की आवृत्ति 5 है, 4 की आवृत्ति 7 है, इसी प्रकार 10 की आवृत्ति 1 है। इस प्रकार हमारे जितने भी प्राप्तांक थे उन सभी की गणना इसके अंदर की गई है। अब सारे प्राप्तांक इसमें शामिल किए गए हैं कि नहीं, ये यदि हम देखना चाहते हैं तो आवृत्तियों का योग कर लें। आवृत्तियों का योग करने के लिए भी एक्सेल में एक फंक्शन है और वो शुरू होता है बराबर के चिन्ह से। उसके बाद लिखा जाता है सम यानी कुल, और उसके बाद हमें आवृत्तियों का टोटल लिखना है, आवृत्तियों का योग ढूंढना है। इसलिए आवृत्तियों की जो रेंज है वो हम यहाँ पर लिखेंगे सम लिखने के बाद ब्रैकेट में, और आवृत्तियों की रेंज है G2 से लेकर G11 तक, तो हम यहाँ लिखेंगे G2 से G11। इस तरह से हम लिखने के बाद कोष्टक बंद कर देंगे और एंटर की दबाएंगे और हमें आवृत्तियों का योग मिलता है 50 और हमारे कुल प्राप्तांक भी 50 है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे जितने भी प्राप्तांक हमारे डेटा में थे वो सारे के सारे प्राप्तांकों को ध्यान में रखकर ये आवृत्तियों की गणना की गई है। इसका मतलब कि हमारा आवृत्ति वितरण सही है। दोस्तों, हमने यहाँ पर जो आवृत्ति वितरण बनाया है उसमें जितने भी डेटा दिए गए थे वो एक्सेल के सिर्फ एक कॉलम ए में दिए गए थे। कभी कभी ऐसा होता है
कि डेटा किसी एक कॉलम के बजाय एक से अधिक कॉलम में बांट दिया जाता है, जैसा कि ये दूसरी शीट में आप देख रहे हैं। वही डेटा है जो पहली शीट में था। यहाँ पर एक कॉलम में लिखने के बजाय ये डेटा कॉलम ए से लेकर कॉलम ई तक में बांट दिया गया है, और डेटा की शुरुआत हुई है A1 से और अंत हुआ है E10 में। हम अब इसको ध्यान में रखकर आवृत्ति वितरण बनाएंगे। यहाँ इस डेटा और पूर्व के डेटा में अंतर सिर्फ इतना है कि पूर्व का जो डेटा था उसमें सारा डेटा एक ही कॉलम में था, यहाँ पर 5 कॉलम में है। दूसरी बात, उसमें डेटा रेंज A1 से शुरू होकर A50 तक था, यहाँ पर डेटा रेंज है A1 से लेकर E10 तक। बस इतना फर्क है, और डेटा वही है। इसका मतलब कि इसका प्रसार 9 का है, इसलिए यहाँ पर हम फिर से प्रसार नहीं ढूंढ रहे हैं। आवृत्ति वितरण की तालिका के लिए 2 कॉलम सिलेक्ट कर लेते हैं, और वो 2 कॉलम है G1 और H1। G1 में हम X लिख रहे हैं, H1 में हम आवृत्तियाँ लिख रहे हैं। इसका मतलब कि हमारे सारे प्राप्तांक G में लिखे जाएंगे और आवृत्तियों की गणना H में की जाएगी। X यानी प्राप्तांक G में लिखे गए हैं, G में लिखने हैं, और हमारे पास कुल 10 प्राप्तांक हैं, तो X के नीचे हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 प्राप्तांक लिख दिए गए, यानी कि बिन्स एरे प्राप्तांकों की रेंज हो गई है G2 से लेकर G11 तक। इसका हमें बाद में उपयोग करना है, इसलिए हम याद रखेंगे कि बिन्स एरे है हमारा G2 से लेकर G11 तक, और हमारा डेटा एरे यानी डेटा रेंज है A1 से लेकर E10 तक। अब आवृत्तियाँ हर एक प्राप्तांक के बगल वाले सेल में लिखनी है। इसका मतलब कि आवृत्तियाँ हमें लिखनी है H2 से लेकर H11 तक। उसके लिए जो फंक्शन हम उपयोग में लाएंगे उसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसा कि हमने आगे देखा था। पहली विशेषता ये है कि जितने भी सेल्स में आवृत्तियाँ लिखनी है उन सबको सिलेक्ट कर लिया जाए, हमने कर लिया। उसके बाद सीधे बराबर का चिन्ह दबाया जाए, हमने दबा दिया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखी जाए, हम लिख रहे हैं। फ्रीक्वेंसी लिखने के बाद कोष्टक शुरू किया जाए, कोष्टक के बाद में हम लिखेंगे डेटा रेंज, और जैसा कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारी डेटा रेंज है A1 से लेकर E10 तक, यानी हम यहाँ लिखेंगे A1 कॉलन E10, ये हमारी डेटा रेंज हो गई। उसके बाद हम एंटर की कॉमा लिखेंगे। कॉमा लिखने के बाद अब हम बिन्स एरे लिखेंगे। बिन्स एरे यानी प्राप्तांकों की रेंज लिखेंगे, और प्राप्तांकों की रेंज हमारी आवृत्ति वितरण की तालिका में है G2 से लेकर G11 तक। हम यहाँ पे लिखेंगे G2 कॉलन G11। उसके बाद कोष्टक बंद करके, जैसा हमने आगे देखा था उस प्रकार पहले इस फंक्शन का अमल करने के लिए सबसे पहले कंट्रोल और शिफ्ट दबाएंगे। कंट्रोल और शिफ्ट दबाने के बाद उसे पकड़ रखेंगे, फिर एंटर की दबाएंगे। मैंने कंट्रोल और शिफ्ट दबा लिया है, अब एंटर की दबाता हूँ। जैसे ही एंटर की मैंने दबाया वैसे ही सारे सिलेक्टेड सेल्स में आवृत्तियाँ आ गई। अब ये आवृत्तियाँ 50 होनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्राप्तांक 50 है। वो चेक करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए हम आवृत्तियों का योग करेंगे, और आवृत्तियों का योग करने के लिए हम यहाँ फंक्शन लिखेंगे इक्वल्स SUM और आवृत्तियों की रेंज है H2 से लेकर H11 तक। फिर कोष्टक बंद करके एंटर की दबा देंगे। इस प्रकार हमने
दो तरह से आवृत्ति वितरण तैयार किया है। एक आवृत्ति वितरण ऐसा था कि जिसमें सारे डेटा एक ही कॉलम में थे। दूसरा आवृत्ति वितरण ऐसा है कि जिसमें सारे डेटा 5 कॉलम में वितरित किए गए थे। आशा करता हूँ आपको आवृत्ति वितरण तैयार करने का यह तरीका पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम क्लासेस के साथ में आवृत्ति वितरण बनाएंगे। तब तक के लिए अलविदा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। उसके पहले हम देख लें कि प्रस्तुत वीडियो में हमने कौन कौन से एक्सेल के फंक्शन का उपयोग किया। महत्तम प्राप्तांक के लिए हमने मैक्स और ब्रैकेट में रेंज, डेटा रेंज। न्यूनतम प्राप्तांक के लिए MIN और ब्रैकेट में डेटा रेंज। आवृत्तियों के लिए इक्वल साइन, फ्रीक्वेंसी, फिर डेटा एरे और बीन्स एरे का उपयोग किया। और आवृत्ति गिनने के लिए यहाँ पर 3 की एक साथ दबानी पड़ती है, वो हम याद कर लें, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। और उसके लिए कंट्रोल और शिफ्ट दबा कर पकड़ के रखना पड़ता है, उसके बाद एंटर की दबाई जाती है। इस प्रकार प्रस्तुत वीडियो में हमने इतने फंक्शंस का उपयोग किया है और एक विशिष्ट फंक्शन जिसका फ्रीक्वेंसी वाला जो फंक्शन है उसका उपयोग करके उसका अमल करने का तरीका सीखा है। अगले वीडियो में हम क्लासेस के साथ में आवृत्ति वितरण तैयार करेंगे। फिर से तब तक के लिए सबको अलविदा। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।